इतिहास के पन्ने के इस अंश को सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्पर्शिता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो बदलाव 1935 के अधिनियम में किए गए थे उसका क्या प्रभाव सबके ऊपर पड़ा और भारतीयों की 1935 के अधिनियम पर क्या प्रतिक्रिया थी। कहने के लिए तो अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन इसके सभी अधिकार गवर्नर के पास ही थे। बल्कि गवर्नर के अधिकारों में और गवर्नर जनरल के अधिकारों में और वृद्धि हो गई थी। संघीय शासन दोषपूर्ण था क्योंकि इसमें भारतीय राजाओं को अधिक स्थान दिया गया था और संघीय न्यायालय को अंतिम न्यायालय नहीं माना गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से आपस में मतभेद की भावना और ज्यादा बढ़ गई थी। द्वैत शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापित कर दिया गया था। इस अधिनियम में केंद्र पर द्वैत शासन लगा दिया गया था। द्वैत शासन को साइमन कमीशन ने ही दोषपूर्ण बताया था। उसकी व्यवस्था को केंद्र पर थोप दिया गया था। इसमें भारत के राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई और प्रांतीय स्वायत्तता सिर्फ नाम मात्र की ही रह गई थी। अगर अंग्रेजों की रणनीति की बात करें तो 1935 से 1939 की अवधि में अंग्रेजी सरकार ने कुछ रणनीति बनाकर ही 1935 का अधिनियम पारित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला लेकिन इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। मदन मोहन मालवीय ने बाह्य रूप से जनतंत्रवादी और अंदर से खोखला कहा। नेहरू जी ने इसे दास्ता का नया चार्टर कहा। दोस्तों, इससे पता चलता है कि भारतीय 1935 के अधिनियम से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। अंग्रेजी सरकार का मत था कि दमन एक अस्थायी उपाय है। लंबी अवधि के लिए दमन की रणनीति अपनाने पर भारतीयों का एक बड़ा तबका संघर्ष के संवैधानिक तरीकों को छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना सकता है। इसलिए दमन के मार्ग को अंग्रेज उचित नहीं समझ रहे थे। उदारवादी और संवैधानिक नरमपंथी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समर्थन खो चुके थे, वो इन सुधारों के द्वारा सरकार की ओर आकर्षित हो जाएंगे और संवैधानिक और अन्य रियासतों द्वारा संवैधानिक संघर्ष में आगे बढ़ने वाले लोगों को सरकार के प्रति निष्ठावान बनाया जा सकेगा। जन आंदोलन की मुख्य धारा से उनको अलग किया जा सकेगा। अंग्रेजों का ये भी मानना था कि अगर एक बार सत्ता का स्वाद भारतीय नेताओं ने चख लिया तो संघर्ष और बलिदान की राजनीति में वे वापस नहीं लौटेंगे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। अंग्रेज ये भी समझ रहे थे कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने से सशक्त प्रांतीय नेताओं का उदय होगा और धीरे धीरे प्रांत राजनीतिक शक्ति के स्वायत्त केंद्र बन जाएंगे। इससे सभी नेता प्रांतीय स्तर पर सिमट कर रह जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व महत्वहीन और उपेक्षित हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो भी सोचकर 1935 का अधिनियम लागू किया हो, 1935 के अधिनियम का सभी भारतीयों ने विरोध किया और सभी नेताओं ने एक स्वर में इसे नामंजूर कर दिया। इन विचारों के स्थान पर नेताओं ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए जाने की मांग की। उसने मांग की कि अतिशीघ्र ही एक संविधान सभा का गठन किया जाए और इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से हो। एक बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत के लिए अहितकर है और सबने एक स्वर में इसकी निंदा की। फिर भी न केवल इसे कायम रखा गया बल्कि इसका विस्तार भी किया गया। इस अधिनियम में नवीन संविधान के स्वविकसित होने या भारतीयों द्वारा अपने भाग्य का निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था। ये अधिनियम ब्रिटिश सांसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति का निर्णायक भी ब्रिटिश सांसद ही था। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं की गई थी। एटली ने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है। जनवरी 1935 के अंतिम दिनों में अपने बम्बई सत्र में चैम्बर ने एक प्रस्ताव पारित किया जो संघ के प्रस्ताव की उस समय की विकसित रूपरेखा की कठोर आलोचना से भरा हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम को जब 2 अगस्त 1935 में शाही स्वीकृति मिली, तब उसमें शामिल संघ की योजना राजाओं के बहुमत को शायद ही संतुष्ट कर सकती थी। 1937 में नए वायसरॉय लॉर्ड लिलिथगो ने कुछ ऐसे परिवर्तनों की सिफारिश की, पर नौकरशाहों की मोल भाव की इस प्रक्रिया ने कई वर्षों की देरी लगा दी। इस बीच में 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद राजनीतिक उत्थान से राजा महाराजा बौखला उठे। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सत्र ने रजवाड़ों के मामले में हस्तक्षेप की परंपरागत नीति को तोड़ दिया
और अगले कुछ महीनों में कांग्रेस के सक्रिय संरक्षण के साथ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में प्रचंडतम जन आंदोलन ने भारतीय रजवाड़ों को हिलाकर रख दिया। छोटे और मझले आकार के रजवाड़े जनता के इस तरह के उभार के लिए शायद ही तैयार थे और उन्होंने झुककर कांग्रेस के प्रति एक समझौतावादी रुख अपना लिया। लेकिन बड़े रजवाड़ों ने भयानक हट के साथ जवाबी कार्रवाई की और उनकी सहायता ब्रिटिश सेना ने की। जनवरी 1939 में लिनलिथ-गो ने अंततः एक संशोधन प्रस्ताव सामने रखा जिसमें कुछ छोटी मोटी रियायतें दी गई थी, जिसको एक सिरे से अस्वीकार कर दिया गया। दोस्तों, आशा करती हूँ 1935 की प्रतिक्रिया के विषय में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेकर, इतिहास के बारे में कुछ और अच्छी बातें लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।